आज आप लोगों के सामने मुझे कुछ ऐसी बात शेयर करनी है, जैसे कि आपने थंबनेल या तो फिर कैप्शन में देख ही लिया होगा कि मुझे किस तरह से किसी ने ठगा 2 लाख रुपए के लिए। अब ये एक ऐसी बात है जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। आज से पहले, ये वीडियो बनाने से पहले, ये बात मेरे पेरेंट्स के, मेरी वाइफ के अलावा और किसी को भी नहीं पता थी। मुझे ये लगता है कि ये बात मुझे सबको बतानी चाहिए, क्योंकि जब मुझे ठगा गया था, अगर इस तरह की वीडियो उस टाइम पर किसी ने बनाई होती और मैंने वो देख ली होती, या तो फिर किसी ने मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ बताया होता, थोड़ा बहुत आइडिया होता, तो शायद मैं उन चक्करों में नहीं पड़ता या किसी के बहकावे में ऐसे नहीं फंसता और मैं शायद अपने 2 लाख रुपए बचा पाता। अब किसी भी कहानी के बारे में जानने के लिए उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे बच्चे इंडिया में हर साल मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से एक टाइम था जब मैंने 12th करी थी और मैंने भी कोशिश करी थी। तो उस वक्त एक इंजीनियरिंग कॉलेज JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ पर एडमिशन दिलवाने के लिए किसी ने मुझे किस तरह से फंसाया कि मैं उनकी बातों में आ गया और फिर लास्ट में जाके मैंने उनको 2 लाख रुपए दे दिए और फिर वो किस तरह से वो रुपए लेके फ़रार हो गया, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। तो मैं जो बैकग्राउंड वाली बात कह रहा था वो ये है, अगर हम थोड़ा पीछे चलें मेरी लाइफ में, तो शुरू में जब मैं करीब 5th क्लास में था तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था पढ़ाई वगैरह में। उस टाइम क्या हुआ, मेरा स्कूल चेंज हो गया, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, द स्कॉलर स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वो बंद हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। फिर मैं एक दूसरे स्कूल में गया, मैंने जामिया के भी एंट्रेंस दिए बट मेरा हुआ नहीं। जिस भी स्कूल में मुझे एडमिशन मिला मैं वहाँ पर चला गया। तो 5th के बाद से मैं कभी भी टॉप 3 में नहीं आया, हमेशा ज़्यादातर एक एवरेज स्टूडेंट रहा, काफ़ी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करता था, तो उसके बाद भी मेरे में भी 70s में नंबर आ जाते थे। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। फिर आगे आते हैं, जब मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, सबके पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है, तो मेरे पेरेंट्स का भी था और अच्छी बात है। अपने बच्चों के लिए सोचना ही माँ बाप का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, और उन्होंने सोचा मेरे लिए और इसीलिए उन्होंने भी मेहनत करी और कोशिशें करी। उसके बाद जब मेरी 12th हुई, मेरी कोई ज़्यादा ख़ास परसेंटेज बनी नहीं। ऑफ कोर्स मैंने IIT में एंट्रेंस टेस्ट दिया, जो कि शायद एक मैंडेट होता है हर 12th के बच्चे को देना, तो वो दिया, फालतू ही गया क्योंकि मुझे पता था होना भी नहीं है। फिर उसी तरह से मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया और बाकी IP टेक यूनिवर्सिटी का दिया। UPSC में मेरा थोड़ा बहुत रैंक आ गई थी। तो ये जो मैंने JSS कॉलेज के बारे में बताया, ये UPSC के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में इसका नाम आता है। तो फिर बाद में मुझे ये पता लगा कि एक बंदा है जिसके थ्रू हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक मेरा पुराना फ्रेंड है, स्कूल का ही फ्रेंड, उसके थ्रू मुझे ये बात पता लगी थी। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, अगर इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई पता लगा उसके बारे में, तो उसने पता लगाया, फिर मुझे बताया कि भाई देख 2 लाख रुपए लगेंगे और ऐसे ऐसे करके तेरा हो जाएगा। मैंने कहा भाई तू क्या करेगा, तू भी लेगा क्या? उसने बोला हाँ भाई मैं भी लूँगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो तब मैंने सोचा कि यार, पहले तो मुझे हिचकिचाहट हुई, बट मैंने फिर ये सोचा कि यार जब ये खुद भी एडमिशन ले रहा है तो इसको पक्का पूरा भरोसा होगा और इसको बहुत जेन्युइन बंदे से ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जब ये खुद ही अपने पैसे लगा रहा है तो जाहिर बात है कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट ऐसे तो लगा नहीं सकता। और उस टाइम पर 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। आज के ज़माने में देखा जाए तो मे बी उसका डबल आप मान लीजिए, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम 2 लाख रुपए की, जब मैंने 12th पास करी थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अच्छे वाले कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लिख के अच्छी जॉब करके वो वाले पैसे वापस कमा लेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी बातें दिमाग में आ रही थी। तो हमने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। भाई लास्ट तक भी पैसे जब तक हमने नहीं दिए, जब तक तो पैसे हमारे पास है ना, जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा भी शक हुआ तो हम कैंसिल कर देंगे। तो हमने अच्छे से बैठ के डिस्कशन करा, हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने चलो पापा से बात करते हैं। हमने अपने पेरेंट्स से बात करी। अब पेरेंट्स अपनी आदत से मजबूर, क्या आदत कि अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। तो उन्होंने कहा भाई बेटा तुम देख लो, तुमने अच्छे से सब पता लगा ही लिया होगा। तो हमने कहा जी पापा बिल्कुल सही, अच्छे से पता लगा लिया, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ये वो वगैरह वगैरह, और फुल मक्खन मलाई लगा के अपनी बात इस तरह से रखी पेरेंट्स के सामने कि वो जैसे तैसे मान गए। मतलब पहले तो जाहिर बात है वो भी हिचकिचा रहे थे, इतनी बड़ी अमाउंट, तो मे भी उन्होंने ये सोचा हो कि भाई ठीक है अच्छी बात है अगर एडमिशन हो गया, और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो इसको एक सीख मिल जाएगी, मे भी उन्होंने ये सोचा हो। बट ये सीख बड़ी महंगी पड़ी हम लोगों को। तो फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, हमारी उस बंदे से फ़ोन पे बात हुई, उसका नाम था ओम प्रकाश खंडेलवाल। उससे फ़ोन पे बात हुई, हमने कहा चलो ठीक है सब कुछ अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमें कॉलेज बुलाया, तो लगा कि हाँ भाई कॉलेज बुलाया है तो कुछ जाहिर बात है जेन्युइन बंदा होगा जब भी कॉलेज बुलाया है। कॉलेज चले गए हम लोग, कॉलेज विज़िट करा, पूरा अंदर तक कॉलेज घूमा,
अच्छे से पूरा कॉलेज देख लिया। फिर लास्ट में क्योंकि उन्होंने एक बंदा भेज दिया था, हम उसके साथ पूरा कॉलेज घूम रहे थे। फिर बाद में उन्होंने कुछ 1 आध घंटे बाद वो आए, उन्होंने फ़ोन करा कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, कार में हूँ, आप लोग आ जाओ, फॉर्म भर लो अपना। हमने कहा चलो ठीक है। हम वहाँ पर चले गए। अब कार में बैठ के हमने फॉर्म भरा। वहाँ पे हल्का सा माइंड में क्लिक हुआ तो कि यार कार में बैठ के क्यों भर रहे हैं हम, ऐसा भी तो हो सकता था हम कॉलेज के अंदर जाके किसी ऑफिस में बैठ के भरवाते। बट फिर वही एक जो उम्मीद दिख रही थी कि नहीं यार अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी, वो एक इतनी बड़ी चीज़ थी कि वो इन छोटी छोटी बातों को अपने नीचे दबा देती थी। वो उम्मीद जो कहते हैं ना, उम्मीद बहुत बुरी चीज़ होती है कभी कभी। तो हमने फॉर्म भर दिया। अच्छा वो फॉर्म जो थे वो JSS के ऑफिशियल लेटर हेड पे फॉर्म थे। तो ठीक है भाई, फॉर्म वगैरह भर गए। अब उन्होंने कहा इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, ये वो। हमने कहा हाँ भाई चलो ठीक है, जेन्युइन चीज़ हो रही है, बंदा भी जेन्युइन है, तो टाइम तो लगता ही है एडमिशन में, जाहिर बात है। हाँ, उन्होंने कहा मैनेजमेंट में आपकी एप्लीकेशन भेजेंगे। और फिर अच्छा जो यूपी टेक में जो मेरे मार्क्स आए थे टेस्ट में, उन्होंने उसकी भी मुझसे फ़ोटोकॉपी और ये सब मांगी थी। मतलब कितना ज़्यादा उन्होंने सब कुछ एक तरह से स्ट्रीमलाइन कर रखा था कि स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से इस बंदे को रिझाएंगे ताकि इसको फुल यकीन हो जाए हमारे ऊपर। फिर बाद में मैंने कहा भी था कि सर वो तो पता नहीं कहाँ गई है ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके बगैर तो नहीं हो पाएगा, आपको अपना UPTU का जो भी आपने पेपर दिया था उसका आपको अपना रिज़ल्ट हमें देना पड़ेगा। जो भी रिज़ल्ट आया था आपके पास वो ऑनलाइन रिसीट आई होगी, उसके बेसिस पे हम आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे। सॉरी, मैंने पहले शायद UPSC बोल दिया 1-2 बार, बट वो UPTU के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो यूपी के मेन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एनीवेज़, तो ये बात हुई। फिर उसके बाद ठीक है, कुछ दिन बीत गए, हम लोग बड़े खुश कि चलो भैया हमारे तो टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा, मस्त इंजीनियर बन के निकलेंगे और अच्छी सैलरी छापेंगे। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उस टाइम पर जब हमें पैसे देने थे। तो ये वेन्यू पहले ही डिसाइड हो गया था कि जो जामिया कॉलेज है मेरे घर के पास, तो उनसे हमारी बात हो गई कि भाई ठीक है आप यहाँ पर आना है इस टाइम, और आपका हम पूरा फाइनल जो आपका एडमिशन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे करके मैसेज आए। बड़े खुश हम लोग, अरे भाई एडमिशन हो गया, ये वो ठीक है। मम्मी पापा भी खुश कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा। फिर हम लोग वेन्यू पर पहुँचे और उनका वेट करने लग गए। हम लोग अपने अपने 2-2 लाख रुपए लेकर पहुँचे हुए थे वहाँ पर। तो उस टाइम बातों बातों में उन्होंने थोड़ा ऐसा कहा कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मेरे पापा को भी थी, बट उनके लिए एक वो ज़्यादा बात आ गई थी कि भाई मेरे बेटे की बात रखनी है। अगर बेटे की बात नहीं मानी तो फिर पता नहीं बेटा क्या सोचे कि ये पापा तो मुझे कुछ समझते ही नहीं, या जो भी कुछ है, कहीं उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं आ जाए। एक बाप 10 तरह की बातें सोचता होगा, और उस बेचारे बाप पर किस किस बात का प्रेशर होता है ये हम कभी भी नहीं समझ सकते। तो डाउट थोड़ा बहुत उनको भी होगा, बट वो कहते नहीं थे। लेकिन जब उनसे बात कर रहे थे तो थोड़ा बहुत पापा ने हल्की सी हाँ में हाँ भरी। लेकिन फिर वहाँ पर आता है मेरा और मेरे दोस्त का रोल। हमने जल्दी से उनको बातों में लगाकर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह सारी दुनिया की बातें करके हमने उनको शांत कर दिया। तो फिर एक इनोवा कार आती है और उसके अंदर कुछ 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हाँ हम यहाँ पर खड़े हैं। हमने दूर से देख लिया कि हाँ इनोवा कार वहाँ पर खड़ी है। उन्होंने कहा यहाँ पर आ जाओ। हमने कहा ठीक है भाई। वहाँ पहुँच गए, गेट खोला, कार के अंदर बैठे। अब उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा इतने दिनों में इतना हो गया था, उनसे फ़ोन पर इतनी ज़्यादा हमारी ऑलमोस्ट डेली बात होती थी कि थोड़ा अच्छे से फ्रैंक टाइप हो गए थे। तो हम उनसे बोल रहे हैं कि आप देख लो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, और ये हमारे पेरेंट्स की सारी कमाई है, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमने करी। तो वो इतने प्रैक्टिस थे कि लास्ट में वो कहने लग गए अच्छा ठीक है आप ऐसा करो, आपको भरोसा नहीं है ना, चलो ठीक है आप रहने दो, आप तो मत करो, आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप मत करो, क्या फ़ायदा बाद में आपके माइंड में कुछ बात आए ये वो, और हम तो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट के थ्रू हमने इतनी मेहनत से आपकी करवाई है, जाहिर बात है हमने बीच में 10-20 हज़ार रुपये अपने भी कुछ ना कुछ सेटल करे हैं, वो हमारी कमाई होगी, लेकिन अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर ऐसे पैसा किस काम का सर, ये वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, जब वो आए कार में तो हमने ऐसा नहीं करा कि जाते उनको पैसा दे दिया। जब वो आए तो उन्होंने कुछ आईडी और पासवर्ड दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहीं पे भी कोई इंटरनेट हो, साइबर कैफ़े हो, तो जल्दी से आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर ये आईडी पासवर्ड, ये रही कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट थी वो, उन्होंने वो दी। उन्होंने आईडी और पासवर्ड दिया, एक प्रिंटेड लेटर टाइप कुछ था, उन्होंने वो दिया। उन्होंने कहा कि ये लीजिए आप इसको ले जाइए, ये वहाँ पर एंटर कीजिएगा और आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम बाइक्स पे तो आए थे, तो हम दोनों जल्दी से अपनी लेटर लिए, दोनों बाइक पे बैठकर वहाँ पर चले गए। थोड़ा सा अंदर जाकर साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े में हमने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो लिखी थी वो डाली, उसके अंदर आईडी पासवर्ड सब कुछ डाला, तो स्क्रीन पर आ गया लिखा हुआ पूरा अच्छे से डिटेल में, एक फॉर्म टाइप आ गया कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका ये एडमिशन हो गया, ये आपका रोल नंबर है, ये वो सारी डिटेल्स। हम बड़े खुश कि चलो यार अब तो सही हो गया। अब आप खुद सोचिए, किसी भी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका पूरा रिकॉर्ड आ रहा है
पूरी डिटेल और रोल नंबर वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही सही कि हाँ भाई ये आपका एडमिशन हो गया है, पूरी डिटेल्स। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरा सच में एडमिशन हो गया है? क्योंकि जो एडमिशन का एक्चुअल प्रोसीजर होता है वो सब कुछ हो रहा था वहाँ पर, हमने सब कुछ प्रोसीजर अच्छे से करा था। तो वो जो फाइनल चीज़ हमने वेबसाइट पर देखी, वो देखने के बाद हमें 110% हो गया कि हाँ भाई अब तो हमारा एडमिशन हो गया है इस कॉलेज में। उसके बाद जल्दी जल्दी भागे भागे गए कि चलो भैया हमारा एडमिशन हो गया, और वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सारी बात हुई जो मैंने आपको बताया कि सर ये वो देख लो आप। तो लास्ट में वो एकदम ऐसा होगा कि नहीं चलो रहने दो, कोई बात नहीं। तो लास्ट में पापा से कहा कि मैंने लाइए पापा दे दीजिए, ये रहा देखिए एडमिशन लेटर, सब कुछ हो गया है, एकदम कंफर्म है। पापा ने भी निकाल के बैग में से लो बेटा, वो 2 लाख रुपए मुझे दे दिए। मैंने जाके 2 लाख रुपए उनको दे दिए। उन्होंने पीछे एक बंदा बैठा हुआ था उसको दिए कि भाई गिन लो, और फिर मेरा जो फ्रेंड है उसने भी अपने 2 लाख रुपए दिए और उसने भी गिनवा लिए। तो जब सारे पैसे गिन लिए उनके पास 4 लाख रुपए आ गए, तो उन्होंने बता दिया पूरा का ऐसे ऐसे करके आप इस डेट को वहाँ पर कॉलेज में आ जाइएगा, और इस तरह से आपको मैं वहाँ पर मिलूँगा, और इस तरह से आपकी पहली क्लास होगी वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल्स हमें बता दी। और हम मान गए, हम बहुत खुश, क्योंकि हमें सब कुछ लग ही रहा था कि जेन्युइन है। तो हमारे पैसे वो लेकर वहाँ से चले गए। और अभी भी जब मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ तो वो पूरा सीन मेरे माइंड में ऐसे आता है, हम उससे बैठे बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, वो जो हमें मना कर रहा है कि नहीं आप तो रहने दो, उसका फेस, बहुत सारी चीज़ें याद है। हाँ फेस बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, अब तो याद ही नहीं है कैसी शक्ल थी उस आदमी की। बट हाँ लास्ट में जब वो पैसा लेकर इनोवा जा रही थी, तो पीछे से ऐसे कार जाती है ना, वो एकदम अच्छे से माइंड में छपा हुआ है। बस कार के नंबर और याद रह जाते तो थोड़ा शायद कुछ फ़ायदा हो जाता। तो एनीवेज़ हम लोग अपने पैसे वैसे देकर घर चले गए। फिर जो डेट हमें बताई थी उसके हिसाब से जल्दी से हम सुबह रेडी हुए, फ़ोन करके उससे बात करी। उसने बोला हाँ आप जल्दी से कॉलेज आ जाओ और 10 बजे से पहले पहले आ जाना, वरना आपका जो कॉन्वोकेशन है वो छूट जाएगा, जहाँ पर सारे इंट्रोडक्शन होता है कि आप कौन है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतने बजे ज़रूर पहुँच जाना। तो हर चीज़ ऐसे हो रही थी, हम बड़े खुश थे। फिर उस टाइम शायद बाइक थी नहीं हमारे पास, तो हम ऑटो बस वगैरह ये सब करके गए थे। तो सुबह ही सुबह निकल गए थे, क्योंकि हमें 10 बजे पहुँचना ही था, और पहुंचने में करीब 2 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है वो कॉलेज। तो हम कॉलेज में गए, अंदर पहुंच गए, क्योंकि अब तो हिचकिचाहट ही ख़त्म हो गई थी, भाई हाथ में एडमिशन लेटर है। तो आराम से कॉलेज के अंदर पहुंच गए, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। पहुंच के उनको फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप पहुँचो और मैं इतनी देर में आ रहा हूँ। सारी बात हो गई। फिर ऐसे देखते ही देखते 10 बज गए। हमने कहा चलो 10 बज गए, कॉन्वोकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो हमने उनको फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। हमने कहा यार फ़ोन नहीं उठाया, एकदम से ऐसा लगता है ना कुछ गले में आ गया है दिल, इस तरह से थोड़ी फीलिंग आई यार फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं फिर करके देखते हैं। 3-4 बार फ़ोन किया, तो 5वीं 6ठी बार उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ हाँ मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। तो हमारे जान में जाना है कि चलो ठीक है यार ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर 10:30 बज गए, 11:45 बज गए, वो नहीं आए। अब हम परेशान कि यार ऐसा क्यों है। तो हमने कहा यार हम यहाँ पर बाहर गार्डन में बैठे हैं, क्यों ना हम थोड़ा अंदर जाके देखें, इधर उधर ऐसे टहल लें कॉलेज में। उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैं और मेरा फ्रेंड कॉलेज में गए, अंदर पूरा टहलने लग गए, अच्छे से कॉलेज को देखा। इसी बीच हम उनको फ़ोन भी करे जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। फिर रेगुलर करीब आधा घंटा हो गया था जब उसने फ़ोन नहीं ही उठाया। मैंने अपने नंबर से किया, उसने अपने नंबर से किया, हमने किसी अननोन नंबर से किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत सारी कॉल्स करनी, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब जाके हमें ये फील हुआ कि शायद हम बहुत बड़े खड्डे में गिर चुके हैं। फिर हम कॉलेज के अंदर गए, वहाँ पर जो उनका मेन ऑफिस था वहाँ पर हमने खटखटाया, हम वहाँ पर अंदर गए और हमने कहा कि सर हमारा यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ये देखिए हम दोनों के एडमिशन लेटर। उन्होंने देखा, पूरा चेक किया, उन्होंने कहा हाँ एडमिशन लेटर तो ठीक है। उन्होंने अपने कंप्यूटर में डाल के देखा तो इस नाम से कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं आए। तो हमने कहा सर ये तो हमें ऐसा ऐसा पूरा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने किसी तरह से बात टाल दी, क्योंकि वहाँ पर और भी थोड़ी भीड़ लग रही थी, दूसरे लोगों को बहुत सारे काम थे। तो हमें थोड़ा सा बात टाल के उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और हमें एडमिशन लेटर पकड़ा दिए। वहाँ जाके हमें धक्का लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर हम बाहर आ गए, बाहर आके वापस वहीं गार्डन में जहाँ बैठे थे वहीं पर ही बैठ गए। उसको रेगुलर फ़ोन कर रहे थे, अब उसका फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। अब हमें पक्का यकीन हो चुका था कि भैया अब तो गए, पैसे सारे डूब गए। और फिर भी इतनी सी एक किरण थी, पता नहीं क्यों उम्मीद की एक किरण थी। तो हम 5-10 मिनट बाद वो नंबर मिला मिला के देखे जाते थे, यार पता नहीं बैटरी लो हो गई हो तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो इस वजह से। तो हम फ़ोन मिला रहे हैं, कुछ भी नहीं। 2 घंटे हो गए, 12 बज गए, 12:30, 1 बज गए थे उस वक्त। तो हम दोनों के इतने इतने से मुँह हो गए थे। आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी अमाउंट, और मेरी खुद की वजह से, मतलब मेरे माइंड में उस वक्त क्या क्या चल रहा था ये मैं बता भी नहीं सकता। मेरी वजह से मैंने एक बात कही अपने पापा से, उन्होंने मेरे ऊपर यकीन करा। उनको लगा कि यार ये बेवकूफ़ नहीं है, इसने अगर कोई चीज़ अच्छे से रिसर्च करी है तो सही रिसर्च करी होगी।
ये सब सोच के मेरे पापा ने मुझे एक इतना बड़ा अमाउंट दिया, और वो अमाउंट लिटरली मैं आपको क्या बताऊं, उस टाइम मेरे पापा ने पता नहीं कितने साल सेव करके, क्योंकि हर महीने थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जमा होता था, और वो होते होते वो 2 लाख हुए थे, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी उस टाइम पर। तो ये बात मैं ही जानता हूँ, और मैं क्या जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा तो मेरे पापा जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से वो 2 लाख रुपए इकट्ठा करे थे। फिर जब 1 बज गए थे तो हमने कहा कि भाई अब बता दें अपने अपने घर वालों को, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, उससे कहा भाई अपने घर पे फ़ोन कर, मैं भी करता हूँ। साइड में आ गया मैं, फ़ोन मिलाया पापा को कि पापा वो फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो पापा ने फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्यों? तो मैंने कहा पता नहीं पापा। तो पापा ने कहा फिर से ट्राई करके देखो। मैंने कहा पापा पिछले 3-4 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, और अब तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो थक के भाग गया है मैं। तो थोड़ी सी देर के लिए तो एकदम म्यूट हो गया, साइलेंट। पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे उस वक्त। फिर पापा ने एक ही बात बोली, पापा ने कहा बेटा घर आ जाओ। ये बात कही, फिर पापा ने मेरा जवाब सुनने के लिए रुके, मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर पापा ने कहा घर आ रहे हो ना? मैंने कहा जी पापा, बस निकल ही रहे थे। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा घर आ जाओ, कोई बात नहीं। मतलब आप ये देखिए कि मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, और उस वक्त पापा को बस एक ही बात की फ़िक्र थी कि ये ठीक से घर आ जाए, बातें बाद में कर लेंगे। वरना हो सकता है वो मेरे ऊपर फ़ोन पे ही चिल्लाते कि अरे ये क्या कर दिया, मेरे इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने बस चुपचाप कहा घर आ जाओ, फ़ोन काट दिया। उस वक्त किसी से कुछ भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। तो जो मेरा फ्रेंड था, मुझे एक तरह से उस पर भी गुस्सा आ रहा था कि तू ही लेके आया था ना ये आदमी, तूने ही पता लगाया था ना कि ये आदमी जेन्युइन है वगैरह। लेकिन ये सब बातें मेरे मन में चली, लेकिन मैं उससे कह नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे तरह उसी का भी 2 लाख रुपए का ही नुकसान हुआ था। और इंसान मौके ढूंढता है ना दूसरों को ब्लेम करने के। वहाँ पर सबसे बड़ा तो मुझे अपने ऊपर ही ब्लेम करना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरे को ब्लेम करना चाह रहा था। दोनों के मुँह लटक गए थे। तो हमने कहा चलो भाई घर चलते हैं। हम गए, शेयरिंग वाली ऑटो करी, वहाँ से बस पकड़ी, फिर वही 1.5-2 घंटे में घर पहुँचे। उस पूरे सफ़र में मुझे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। मतलब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था विंडो की साइड, सड़क पर देख रहा था लोग चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ऐसी सी फीलिंग्स आ रही थी कि यार क्या फ़ायदा मेरी लाइफ का। मतलब बहुत बुरी बुरी सी फीलिंग्स आ रही थी। घर आके मैं सीधा अंदर आया, एक रूम में अंदर जाके अंदर से लॉक करके लेट गया। फिर काफ़ी घंटों बाद, शायद शाम हो गई थी, उस टाइम मैं कमरे से बाहर आया तो मम्मी पापा थे। तो पापा ने बुलाया, बिठाया, बोला बेटा क्या हो गया था? बहुत ही इतने आराम से पूछा कि ऐसा लग रहा था कि बस शायद मैं भी 2000 का ही नुकसान करा होगा मैंने। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा नुकसान, उनकी पूरी लाइफ की सेविंग्स मैंने एक झटके में उड़ा दी। और उन्होंने ऐसे मुझसे बात करी। उनका इस टाइम ऐसा एटीट्यूड था कि जैसे कोई बात नहीं बेटा। हालांकि उनके अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, लेकिन मेरे सामने उन्होंने किस तरह से अपने इमोशंस बिल्कुल भी शो ही नहीं करे, और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैंने कितना बड़ा कांड कर दिया था। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि मैंने क्या करा है, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नज़रें मिला सकूं या कुछ बात भी कर सकूं। लेकिन ठीक है, उन्होंने बुलाया, मुझसे बात करी। मैंने उनको पूरा बताया कि पापा ऐसे ऐसे वहाँ पर गए थे, तो हमने ऐसे ऐसे इतना घंटे बिताया, उन्होंने इतने बजे बुलाया था, तो इतने बजे तक हमने कॉल करी, फिर ऐसे ऐसे करके फिर बाद में अंदर भी गए, पूरी ये दिखाया। वहाँ का पूरा सिनेरियो हमने पापा को बता दिया। तो पापा का बस ये जवाब होता है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, अब वो तो जो जाने थे वो तो चले ही गए, अब आगे का सोचो। इतनी बात करके पापा वहाँ से चले गए। तो वो अपने अंदर एक गिल्ट जो उस टाइम थी वो मेरे अंदर आज भी है, और शायद पूरी लाइफ रहेगी, कि मैंने अपनी पापा की इतनी मेहनत वाली कमाई इस तरह से गवा दी, इस तरह से जाने दी। तो ये था जो मेरे साथ हुआ। अब ये जो इतनी लंबी बात मैंने आप लोगों को बताई, इसमें समझने वाली बात क्या है और इससे हम क्या चीज़ सीख ले सकते हैं? इससे हम यही सीख ले सकते हैं कि अगर आप अपनी मेहनत से कोई चीज़ कर रहे हो या कर सकते हो तो उसको करो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर एक चीज़ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं ये बात, मैं और कुछ करना चाहता हूँ, या तो फिर हो सकता है कि अगर मैंने और कुछ किया या ये किया या वो किया तो हो सकता है वो मैं सही से कर लूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही। वैसे ही अगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के बलबूते पर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता तो ठीक था, अदरवाइज़ जितने भी मेरे नंबर आए थे उसके बेसिस पर या तो मुझे जो भी कॉलेज मिल रहा था मैं वो ले लेता शराफत से, या तो फिर मैं और कुछ कर लेता, इंजीनियरिंग ना कर और कोई चीज़ कर लेता, और कोई सा कोर्स कर लेता। मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छा था, मेरे 90s में नंबर आते थे, मे बी मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर कुछ और कर लेता। तो गाइज़, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं और आप मेहनत करके अगर उस चीज़ में कुछ कर पा रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, तभी उस चीज़ में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कभी भी पेरेंट्स से कहने पर या
किसी भी और वजह से उस चीज़ को परस्यू मत कीजिए, उस चीज़ में आगे मत बढ़िए जो आप अपने आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं कर सकते, वरना आपका तो नुकसान होगा ही होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी नुकसान हो जाए। तो एनीवेज, जैसा भी है, अभी मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग भी जानें कि इस तरह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद से मैंने इस दुनिया में किसी पर भी यकीन करना छोड़ दिया, सिवाय अपने पेरेंट्स के या फिर जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है, शादी के बाद सिर्फ अपनी वाइफ के। अब मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन ये लेसन, ये सबक सीखने के लिए मुझे 2 लाख रुपए लगे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आपको भी ये लेसन इतना महंगा पड़े। तो मैंने जो गलती करी है उससे सीख कर आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कीजिए कि किसी को भी इस तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई ऐसा शॉर्टकट वाला रास्ता दिख रहा है तो उसको नहीं लेना है किसी भी तरह से। अगर आप अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कर सकते हैं तभी उस चीज़ को कीजिए, अदरवाइज़ उस चीज़ को मत कीजिए। हो सकता है कि उस चीज़ को छोड़कर अगर आप कोई दूसरी चीज़ करें तो उसमें अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाएं कि उस वाली चीज़ में तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो इतना। ये वीडियो दूसरों को दिखाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि इस दुनिया में किस किस तरह से स्कैम होते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ गाइज़, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है, ऐसा नहीं तो कोई छोटा मोटा ही, अगर किसी ने कोई स्कैम करा है और आपके पैसे लूट कर ऐसे भाग चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, इस अलॉटमेंट लेटर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देखकर हमें पता लग सकता था कि ये स्कैम है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा।